हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ज्वेलरी स्टॉक्स का तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आगे जाके ज्वेलरी स्टॉक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी गवर्नमेंट ने आपका जो ड्यूटी हाइक है, मतलब अगर आप बाहर से गोल्ड इंपोर्ट करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको जो कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है उसको चार्ज को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो वो लगभग अभी आपका 5% से 15% कुछ हो गया है। मोटा मोटा ऐसे ही कुछ, मतलब 10% का आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो आपका ज्वेलरी स्टॉक्स के ऊपर कैसा पड़ने वाला उसके बारे में बात करूंगा। तो जनरली मैं यहाँ पे आपको दो स्टॉक्स का एग्जांपल लेके बात करूंगा, क्योंकि ज्वेलरी स्टॉक्स में मेनली आपके दो टाइप के बिजनेस है। एक तो ऐसा है जो डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच रहा है, जैसे कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया, पीएन गडगिल हो गया। ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना स्टोर रूम खोलते हैं, मतलब आपका शोरूम खोलते हैं और वहाँ पे कस्टमर्स को बेचते हैं। दूसरा टाइप का बिजनेस हो गया स्काई गोल्ड का जैसा, जो क्या करता है खुद का उनका मैन्युफैक्चरिंग है, उनका कोई दुकान नहीं बेचने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी को बनाते हैं और बड़े बड़े जो दुकानदार है, जैसे आपका टाइटन हो गया, अगेन आपका कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पीएन गडगिल हो गया, इनको बेचता है और वो फिर कस्टमर्स को बेचते हैं। तो दोनों बिजनेसेस के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ने वाला है इसके बारे में बात करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ऑफकोर्स गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। आपका गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो डायरेक्टली इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जिन लोग गोल्ड खरीदने का सोच रहे थे वो लोग हो सकता है कि अपने बाइंग डिसीजन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे, जिसके वजह से आपका डिमांड में शॉर्ट टर्म के लिए एक इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है गोल्ड के प्राइसेस थोड़ा करेक्ट हुए थे और ये प्राइस हाइक होने के बाद आपका गोल्ड का प्राइसेस फिर से उसी रेंज में पहुँच गया है, 1,60,000 1,50,000 तक पहुँच चुका है। तो ये जो नंबर सही, जो प्राइस दिख रहा है गोल्ड का, वो ऑलरेडी पहले पहुंच चुका था। और अभी क्या है, शॉर्ट टर्म में लोगों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो ज्वेलरी खरीदते हैं अपने शादी के लिए या किसी फंक्शन के लिए, वो लोग ज्वेलरी खरीदना बंद नहीं करेंगे। ये अभी पिछले भी देख चुका है, मतलब ये कोई नया चीज़ नहीं है, क्योंकि पहले भी गोल्ड का प्राइस राइज हुआ है। भले ही उसमें गवर्नमेंट का ड्यूटी नहीं था, बट नॉर्मली जो प्राइस बढ़ रहा था उसके बाद भी आपका गोल्ड का जो डिमांड है वो वैसा का वैसे रहा। अगर दिक्कत कहीं पे हो सकता है तो वो हो सकता है आपका गोल्ड के ईटीएफ में, या गोल्ड के जो बुलियन खरीदते हैं उसमें थोड़ा बहुत गिरावट दिख सकता है। बट ज्वेलरी जो है एज ए होल आपका, लोग उसमें मतलब मान लीजिए टाइप का मजबूरी है, अगर किसी को शादी करना है तो ज्वेलरी खरीदेगा। अगर मान लीजिए उसके पास पहला उसका कैपिटल था, मतलब उसको खरीदना था 2 लाख रुपए का, तो दाम बढ़ने के बाद भी वो भले ही मतलब ज़्यादा ग्राम में ना खरीदे, बट अमाउंट फिक्स रखेगा। वो 2 लाख रुपए का ही गोल्ड खरीदेगा, भले ही वो उसमें कैरेट कम कर दे। अगर पहले वो 24 कैरेट का लेता तो अभी वो 18 कैरेट का लेगा। तो ये हो सकता है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के लिए आपका मुझे लगता है डिमांड में इंपैक्ट आ सकता है। तो कल्याण ज्वेलर्स हो चाहे स्काई गोल्ड हो, दोनों के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए डिमांड घट गया सपोज, तो कल्याण ज्वेलर्स का सेल घटेगा। अब कल्याण ज्वेलर्स का सेल सिर्फ घटेगा तो वो लोग क्या करेंगे, स्काई गोल्ड को ऑर्डर भी कम देंगे या होल्ड करेंगे। तो ये इनडायरेक्टली दोनों बिजनेसेस को क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, शॉर्ट टर्म में इन लोग को कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जो गोल्ड इनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो पुराने दामों पे, वो अभी इनका इन्वेंट्री गेन की फॉर्म में दिखेगा। मान लीजिए मेरे दुकान में ऑलरेडी गोल्ड पड़ा हुआ था 1 kg सपोज, तो वो 1 kg का, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो मेरा जो इन्वेंट्री था, मैंने जो अपने घर में सामान रखा था उसका वैल्यू भी बढ़ गया। लेकिन हमको मेन चीज़ फोकस किस में करना चाहिए, उनके बिजनेस में कैसा ग्रोथ है, गोल्ड का बिक्री बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। वो इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ने से मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। एक बार मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, मैंने इस गोल्ड को बेच के निकाल दिया, बट असली प्रॉफिट मुझे कहाँ मिलेगा, जब मेरा ज्वेलरी ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, और हमको देखने के लिए मिल भी रहा है। कल्याण ज्वेलर्स हो चाहे स्काई गोल्ड हो, ये लोग आपका 8-10% गिर चुका है। और आपको पता है कि मैं कल्याण ज्वेलर्स का रिजल्ट निकलने के अगले दिन ही मैंने बाय किया, और उसी दिन मोदी जी ने आके गुरु गोबर कर दिया। तो कल्याण ज्वेलर्स मेरे बाइंग प्राइस से एक से मैं देख लेता हूँ, हाँ, मेरे बाइंग प्राइस से 11% डाउन है। बट मैंने इसको बेचा नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं जब किसी भी कंपनी में फर्स्ट टाइम एलोकेशन करता हूँ तो 1 से 2% के आसपास ही करता हूँ। तो बहुत छोटा सा एलोकेशन है, और मुझे लगता है जैसा कि मैंने बोला था कि लॉन्ग टर्म में जो ज्वेलरी का बिजनेस है उसमें ग्रोथ होना ही होना बाकी है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड अभी भी आपका 60% है। हालांकि इसमें थोड़ा स्लो डाउन देखने के लिए मिल सकता है, बट अभी जो मतलब सरकार है उसने गोल्ड इंपोर्ट को रोक लगाने का ट्राई कर रही है। बट आगे आने वाले 1-2-3 साल में फिर से ही ड्यूटी हटेगा और फिर से इन बिजनेस में ग्रोथ दिखेगा। ऑफकोर्स अगर मेरा एलोकेशन इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता तो मैं थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट बुकिंग करता, क्योंकि कभी भी अगर आपका मान लीजिए सेक्टर में हेडविंड देखने के लिए मिल रहा है, जैसे जो अभी गवर्नमेंट में जो अभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, उसकी वजह से इनके बिजनेस में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा। मानिए या मत मानिए, थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर आपको मान लीजिए बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से थोड़ा प्रॉफिट निकाल के रखना बेटर है, क्योंकि आप अगर कुछ भी नहीं करते हो तो आपका प्रॉफिट गिरते गिरते स्टॉक नीचे भी आ सकता है। तो स्काई गोल्ड में मैंने क्या किया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है, क्योंकि मुझे लगभग 70-80% का प्रॉफिट हो रहा था। तो मेरे पास 2 अकाउंट्स में है, एक मेरे फैमिली के अकाउंट में है और एक मेरे अकाउंट में है। तो मेरे अकाउंट में जितना भी स्काई गोल्ड का ज्वेलरी था, मतलब स्टॉक था, उसमें 70% मिल रहा था, और मेरे फैमिली वाले में लगभग 60% के आसपास मिल रहा था।
तो 10% गिरने के बाद मुझे अपने पोर्टफोलियो में लगभग 50% का प्रॉफिट हुआ, तो वो मैंने पूरा निकाल लिया है। लेकिन मेरे फैमिली वाले में अभी भी है, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टोरी खराब नहीं हुआ है, आगे जाके और बेनिफिशियली रहेगा। और यहाँ पे कलेंजुला से अगर और गिरते रहता है तो धीरे धीरे करके मैं उसको ऐड करते रहूँगा। ऑफकोर्स मैं अगले क्वार्टर में देखूंगा कि कैसा इंपैक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है तो ऑफकोर्स मैं इसमें निकाल भी सकता हूँ, या इसमें मैं क्या बोलता हूँ और ऐड नहीं भी कर सकता। वो डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा बोलती है। तो ये है। अब नेट में देखता हूँ, अगर आपका एलोकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से होल्ड कीजिए, फिलहाल ऐड मत कीजिए, क्योंकि कंपनी गिरा तो बहुत ज़्यादा गिर सकता है, लेकिन अभी इसको इग्नोर नहीं करना है। आप कंपनी को स्टडी करते रहिए, आगे आने में हमको बहुत अच्छा खासा मौका मिलेगा, तब हमको ऐड करना है। तो मैंने क्या किया है, स्काई गोल्ड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है, लेकिन मेरे फैमिली वाले अकाउंट में अभी भी ये स्टॉक है। अब लेकिन एक बात आपको और दिखाता हूँ, अगर आप हमेशा अच्छे स्टॉक्स में रहोगे ना, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आज देखिए मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिल रहा था। कल के दिन में मेरा टोटल पोर्टफोलियो लगभग 2% गिरा, और आज के दिन भी अच्छा खासा मतलब 0.5% गिर ही रहा था। लेकिन तभी मैं बाद में अभी चेक कर रहा हूँ तो V2 रिटेल लगभग 7% बढ़ गया है, मोलटेक पैकेजिंग 11% बढ़ गया है। तो फिर से मेरा पोर्टफोलियो आज लगभग 1.5% के ऊपर मतलब बढ़ना स्टार्ट कर चुका है। एथर एनर्जी फिर 3% बढ़ गया है। तो यही होता है, आपको हमेशा अच्छे कंपनीज में रहना है आप। और ये भी बात मान के चलना पड़ेगा कि आपका हर टाइम हर कंपनी ग्रो नहीं करेगा। आपके 20-25 कंपनी है तो उसमें से 4-5 कंपनी फॉल दिखाएगा ही दिखाएगा। कुछ भी रीज़न हो सकता है, फंडामेंटल रीज़न हो, टेक्निकल रीज़न हो, या मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ है कुछ बोल दे, किसी भी रीज़न से आपका कुछ ना कुछ स्टॉक गिरा रहेगा और कुछ स्टॉक्स भागता रहेगा। अब यहाँ पे एक और मजेदार चीज़ देखिए, जो V2 रिटेल है उसके बारे में कुछ अपडेट भी निकल के नहीं आया है, बट फिर भी आज वो लगभग मेरे ख्याल से 7% भागा गया, हाँ 7% भागा हुआ है। तो अच्छे स्टॉक्स में रहिए, आज नहीं तो कल प्राइस मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता ही है। तो नेट पे ये बोलना चाहूँगा कि ज्वेलरी सेक्टर अभी भी मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, बट कॉशियस होकर हमको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ज़्यादा निकालना नहीं है। और अगर आपने अभी जस्ट एंट्री किया है तो उसमें निकालना कोई सेंस नहीं बनता है, आप उसको थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आपके व्यूज़ मुझसे कुछ अलग है तो भी कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी मैं बनाने वाला हूँ आपका जो मनोरमा इंडस्ट्रीज़ है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन है उसके रिजल्ट के ऊपर, और मैनेजमेंट ने क्या कहा है उसके बारे में बात करेंगे।